नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, पिछले 2 एपिसोडों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि हमारे भारतीय समाज के 2 कट्टर नमूने दो छोरों पर बैठे हुए, लगभग ऐसा नहीं कि वही अकेले हैं, लगभग वो सुदर्शन टीवी चलाने वाला सुरेश चौहान के और देवबंदी संप्रदाय के मुखिया और जो है मजलिसे इत्तेहादुल की जो तंजीम है उसके मुखिया अरशद मदनी के बीच में जो वार्ताएं हुई उनके तर्कों का नमूना कि वो कितना हमारे भारतीय समाज विरोधी है और हमारे भारतीय समाज की एकता और समरसता के कितना खिलाफ है, उसको नुकसान पहुंचाने वाला है या उसको तबाह करने वाला है। तो इसके विषय में परिचय कराया गया था। इस विषय में एक बात बताना बहुत आवश्यक था जो कि रह गया था। अच्छा, एक बात और कि आप लोगों से बात करने के इम्पल्स में, मैंने उसके दबाव में ये वो दीपावली की जो शुभकामना है वो मतलब कि तारीख 4 से ही छूट जा रही है और आज 5वां दिन है, तो देर से ही सही और इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये दीपावली हमारे भारतीय भाई बहनों के बीच में मैंने आपसी सद्भाव और आपसी प्रेम, आपसी अखलाक मोहब्बत का पैगाम बने, यही भारतीय जनता दल की शुभकामना है और यह उसकी ख्वाहिश है। तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें एक आवश्यक बात रह गई थी कि अरशद मदनी ऐसे अकेले नहीं हैं। तौकीर रज़ा की भी बात बताई गई थी। तौकीर रज़ा तो यहाँ तक कह रहे थे कि जिस बरेलवी संप्रदाय के वो जो चलाते हैं, उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो दूसरे संप्रदाय के हैं, देवबंदी हैं और भी हैं, उनको वो काफिर कहते हैं। तो काफिर शब्द कितना खतरनाक है और कितना उसका बेजा इस्तेमाल होता है, ये भी देखने को मिला। तो उसमें विचारणी प्रश्न यह है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो समाज है वो कितने प्रेशर, कितने दबाव में है। एक तो इन लोगों का नमूना देख लिया गया, अरशद मदनी, तौकीर रज़ा
और इसी तरह से वो इमाम बुखारी होगा, जो कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज की मानसिकता को किस तरह से कब्जा किए हुए हैं और जकड़े हुए हैं। दूसरी ओर से जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, किस तरह से बिला वजह जो है नफरत के द्वारा इसके द्वारा, और कभी कभी उनकी बस्तियों में जाकर के वो इस तरह से नारे लगाना कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, इस तरह की अपमानजनक बातें पूरे समाज को, जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्वों के द्वारा। तो ये देखने ये बहुत एक विचारणीय प्रश्न है कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज दोनों ओर से, और तीसरा है कि ये जीएनपीसी और सपा वाले, आरजेडी वाले, टीएमसी वाले, इनको छलने के लिए तमाम तरह के झूठे यानी प्रलोभनों में फंसाए रहते हैं। और इसीलिए जब भी आप देखते होंगे कि जो भी मतदाता है हमारा इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, वो एक उसका स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, वो बीजेपी के खिलाफ वो जो है अपना मत व्यक्त करता है, उसी के इर्द गिर्द जो है मत वो गढ़ता रहता है। उसकी नज़रों में ये समाज के लोग कितने खतरनाक हैं, ये जीएनपीसी कितनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए, वामपंथी कितने खतरनाक हैं, और टीएमसी कितनी खतरनाक है, और जो है आरजेडी कितनी खतरनाक है, ये जरा भी उसके जहन में ये बात न आती है और न दिखती है। तो ये वोट छीनने वाली जो दल हैं, जिनका नाम अभी लिया गया है, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडार चौकड़ी काकस, और ये समाजवादी पार्टी और आरजेडी, टीएमसी और भी पार्टियां हैं छोटी मोटी, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी है, एनसीपी है, और भी पार्टियां हैं। तो इनका भी दबाव रहता है, और भारतीय जनता पार्टी की ओर से तुष्टीकरण का दबाव रहता है। इतने दबाव के बीच एक स्वस्थ मानसिकता और उनके शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और अच्छे विचारों का, अच्छे ख्यालों का, और जो मदरसा के जो कठमूल्य है वो अलग से वो कहते हैं पहले यही जो कुरान पढ़ो और ज्ञान मत लो। तो चारों ओर से दबाव के कारण जो एक स्वस्थ जो प्रतिभा विकसित होनी चाहिए, उसके खिलाफ कितने ये कारक है और कितना विषक्त या विषैला, पॉइजनस ये वातावरण है। और यदि इसमें से कोई यदि उसमें से कोई न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जैसा, अब्दुल हमीद जैसा कोई हीरा निकलता है, तो बड़े ये सौभाग्य की बात है। दक्षिण के राज्यों में ये शायद इतना दबाव नहीं रहता है, तो दक्षिण के राज्यों से इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से अच्छे वैज्ञानिक निकलते हैं। और अभी एक समाचार आया है कि जिस गांव के हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि जिसको पूरा देश उनके योगदान और उनके देशभक्ति पर पूरा नतमस्तक होता है, तो तमिलनाडु के उसी गांव में या उसी गांव के आसपास एक प्रतिभा और विकसित हो रही है, उसका नाम रेफत, और जो है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में और एक अभूतपूर्व खोज वो कर रहा है।
नासा ने, जो नासा जो अमेरिका का जो अंतरिक्ष संस्थान है, उसने भी काफ़ी तारीफ की। तो कहने का तात्पर्य कि यदि ये सारे दबाव हटा दिए जाएं तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को जो जकड़े हुए हैं, जो उनकी प्रतिभा को और उनके टैलेंट को और उनकी संभावना को बिल्कुल दबा के रखे, कुचल के रखे हैं, तो कई एपीजे अब्दुल कलाम, कई न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कई ये आपके अब्दुल हमीद, ये हमारा भारतीय भाई बहनों के समाज का तबका, माने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वाला जो तबका है अपने भारतीय समाज का, वो इस देश को, इस मुल्क को दे सकता है। अब ये सवाल सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का ही नहीं है, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर भी इसी तरह का चारों ओर से दबाव है। चारों ओर से जो बीजेपी जो है एक झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर नाम लेती है राष्ट्रवाद का, फिर वह जय श्री राम और मंदिरों में जाना, और शायद ये एक अच्छी बात मैंने सुना है कि जो ये मोदी महोदय, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री, जब वो केदारनाथ में गए थे, शायद किसी वहाँ के धर्मगुरु जो केदारनाथ में, चूंकि कई मीडिया के लोग भी पहुँच गए थे, काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने बताया कि आप जैसे लोग क्यों आते हैं, तमाम मीडिया के लोग, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, और बिला वजह इस मंदिर की प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते हैं। ये बात जो है वहाँ के किसी धर्मगुरु केदारनाथ के यानी उनके जो मन में उद्गार था, उस उद्गार को वो रोक नहीं पाए। बात सही है, प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है कि मंदिर जाए, कि उसको जाना है तो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में जाए, प्रधानमंत्री से इस्तीफा दे तो वो जाए। उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ जो है जाकर दीपक जलाते हैं अयोध्या के मंदिर में, वह भी एक मुख्यमंत्री का जो संवैधानिक दायित्व है और जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसके सर्वथा विरुद्ध है उसका ये आचरण। तो इतनी बात शायद मैंने मीडिया में नहीं आया होगा, मीडिया वाले तो सब इन बातों को ढकते हैं, लेकिन ये सुनने को आया है। ये तो हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज भी इसी तरह के दबाव में है, जो कि उसका एक तो जातिवाद का सबसे बड़ा बुरा असर जो है हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में है, और हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन जो हैं उसमें अलग थलग हैं, अपने को अलग थलग महसूस करते हैं, लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, तो वो कई इस तरह के दबाव में मैं वो अपना भारतीय भाई बहनों का जो मैंने अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज जो है इस तरह के दबाव के अधीन है। और जैसा कि भी बताया गया है कि उसमें जो मैंने हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, अपने को अलग थलग मानता है लोग, और कुछ लोग नहीं, कुछ ऐसे तत्व हैं असामाजिक, कट्टरवादी और सामंतशाही सोच के, जो कि उनको अपमानित करने वाले संबोधनों से उनको संदर्भित करते हैं, संबोधित करते हैं, कभी चमार, कभी हरिजन, और अलग थलग व्यवहार और समानता से सर्वथा विपरीत और दूर। तो
ये भी एक समानता। और जातिवाद का बहुत बुरा असर है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर। हालांकि जातिवाद हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे गंदा रूप जो है अपने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज। तो ये इस तरह का दबाव यदि निकाल दिया जाए तो हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कई भगत सिंह, कई और स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, हमारा ये समाज जो है वो पैदा कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये सारी जो दबाव है वो जो है वो दूर करना होगा, तभी जाकर के ये संभव है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो है झूठ और अफवाह और कुतर्क का रातों दिन बिल्कुल उसका रथलेसली यानी क्रूरता के साथ, निर्ममता के साथ, निर्दयता के साथ उसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारतीय अवाम ताकत दल अपने इन भारतीय भाई बहनों और भारतीय अवाम या अपनी भारतीय अवाम में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, आपसी इखलाक मोहब्बत, आपसी एकता और आपसी सहयोग और आपसी सम्मान, सभी कुछ लाने के लिए जो ये सतत प्रयास कर रहा है, कम से कम यूट्यूब के संदेश के माध्यम से, इसका असर जो स्वार्थी तत्वों में ये हो रहा है कि ये इसके शब्द चुरा रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार करना है ये बिल्कुल अनुपस्थित है, यानी वो बिल्कुल गायब है, गैर मौजूद है। ये समस्या है, पाखंड है उसमें। तो अब उसी को लेकर के ये राजनीतिक दलों के जो सिवा सालार हैं और मैंने जो और सिखाए हुए, क्योंकि उनको बस ये दिख रहा है कि उनको ये नहीं दिख रहा है कि भाई कि इस तरह की जो हरकतें हैं उनकी, इस तरह के जो कारनामे हैं वो हमारे भारतीय समाज के लिए भी और हमारे देश के लिए, दोनों के लिए खतरनाक है। ये नहीं मान रहे हैं। उनको चिंता है कि भाई कि यदि भारतीय माहौल आ जाएगा और हमारे भारतीय अवाम जो है भारतीयता के माहौल में जागरूक हो जाएगी तो उनकी अपनी अपनी दुकानें जो हैं बंद होने का खतरा उनको दिख रहा है। तो तरह तरह के कुतर्क गढ़ करके अपने छुट भाइयों या सिखाए हुए तोतों को भेजती रहती हैं भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करने के लिए। उनमें से एक जो भारतीय जनता पार्टी, जिसके विषय में बताया गया कि इसने जो राष्ट्रवाद का मुखौटा पहना हुआ है वो बहुत ही कपटपूर्ण है, छलयुक्त है और विश्वासघाती है, ये बताया गया है। और आगे भी जब भी मौके आएंगे उसको बताया जाएगा। लेकिन वो किस तरह का तर्क लेके आ रहे हैं कि YouTube वाले सर जी जो है वो सनातन को देखें। वैसे तो कई बार इस सवाल इस बात का बताया तो जाता है, लेकिन लोग किस रूप में देखते हैं, सवाल इसी का प्रश्न है। कई बार बताया गया कि भाई इस मुल्क को महफूज रखिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए वो सारी चीजें करिए। हमारा मुल्क या हमारा राष्ट्र भारतवर्ष यदि महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा
तो ये सारा कुछ हिंदू सनातन भी, इस्लाम भी, ईसाई भी और सिख सब सारे पंथ जो है महफूज हो जाएंगे। ये इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात बार बार ये बताई जा रही है, लेकिन फिर भी अलग से मेरे सनातन का क्या होगा, और उधर हम नहीं समझते हैं कि उधर वो भी कहते मेरे इस्लाम का क्या होगा, बोलते होंगे। इसके संबंध में एक बार फिर से मैंने कहना पड़ रहा है कि हिंदू सनातन में एक कहावत है, संस्कृत में है, धर्मो रक्षित रक्षितः, मतलब कि धर्म की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा कर देगा। तो आज जो सबसे बड़ा धर्म है वो हमारा राष्ट्र धर्म है। आज हमारा इसमें सबसे बड़ा धर्म कौन है? राष्ट्र धर्म है। बाकी तो पंथ है। राष्ट्र धर्म क्या कर रहा है कि राष्ट्र के विषय में सोचिए, अपने भारतीय भाई बहनों के विषय में सोचिए, अपने अवाम के विषय में सोचिए। यही धर्म है, यही राष्ट्र धर्म है। तो सनातन का तर्क देने वाले, गढ़ने वालों के लिए भारतीय जनता दल बस यही कह सकता है कि उनमें एक शिक्षा है, कहावत छोड़ दीजिए, एक शिक्षा है, धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की रक्षा करिए, वो धर्म आपकी रक्षा कर देगा। तो इसमें सबसे बड़ा धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म मतलब अपने राष्ट्र भारतवर्ष कैसे महफूज रहे, कैसे आगे रहे, कैसे मजबूत बने, और अपनी आवाम की चिंता करना, अपने भारतीय आवाम की चिंता, यही हमारा राष्ट्र धर्म। तो यदि ये इस धर्म का निर्वहन करेंगे तो बाकी चीज जो है वो रक्षित हो जाएगी। तो इतनी छोटी सी बात, ये भी छोटी सी बात और मोटी सी बात, उनको अब जब उनको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो फिर उसी सवाल को बार बार वो पेरेंगे, उसको चर्न आउट करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग भी आते हैं भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करने के लिए। उनका एक तर्क होता है कि साहब हम तो छोटी पार्टी हैं और हमारे विषय में और हम पर आक्रमण क्यों करते हैं। सवाल छोटे बड़े के नहीं है, इतना तो वो भी जानते हैं, और आवाम भी जो भी इसकी मैंने यह यूट्यूब जो भी लोग देखते हैं वो इतना समझते हैं कि भाई भारतीय अवाम ताकत दल को या मुझे सिर्फ दो ही चिंता है, राष्ट्र और हमारे अवाम, और इसके आगे हमारे लिए राहुल और या आपकी सोनिया या मोदी या अखिलेश का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है, और हमारा भी महत्व नहीं है। व्यक्तिगत रूप से महत्व है इस देश का और अपने अवाम का। इसके लिए भी कह रहा है कि ये इतनी छोटी सी मोटी सी बात वो भी समझ ले, सभी समझ ले, हमारी भारतीय अवाम भी समझ ले, और सभी लोग सबको समझने की परम आवश्यकता है। तो जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि हम छोटी पार्टी हैं, वो खुद इस तथ्य के आईने में खुद देखें। तथ्य क्या है? बताया गया था कि शिक्षा या तालीम किसी समाज की बुनियाद होती है, और ये समाजवादी पार्टी जो है उसी तालीम को ही बर्बाद करती है। नकल को प्रोत्साहन देना, नकल के द्वारा जो छल होता है शिक्षा के साथ, उसको प्रोत्साहन देना। वैसे तो उसके और भी हैं। मुलायम सिंह कहते हैं कि मैंने जो बलात्कार के अपराधी रहते हैं कि भाई बच्चे हैं, उनसे गलती हो जाती है, ये कितना घिनौना, वो भी सरेआम वक्तव्य देना और अपराधियों को संरक्षण देना, ये मैंने कितना घिनौना ये कार्य है, वो तो है ही। और वैसे भी मुलायम सिंह के खिलाफ कई आपराधिक केस भी हैं। मुलायम सिंह ने मुख्तार अंसारी को प्रेशर दिया हुआ, ये सबसे बड़े ये सब सारे बड़े से बड़े अपराध हैं, सामाजिक अपराध।
लेकिन उससे भी बड़ा अपराध जो समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ना कि हम छोटी पार्टी हैं, जो तथ्य रखा जा रहा है, इस तथ्य के आने में खुद अपने को देखें। ये एक वीडियो पोस्ट आया था, वो ये कह रहा था कि दक्षिण अफ्रीका के इंजीनियरिंग कॉलेज पर एक विज्ञापन छपा था। जरा गौर से आप लोग सुनिएगा। दक्षिण अफ्रीका के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रवेश द्वार पर एक विज्ञापन था। विज्ञापन यह था कि यदि किसी देश को तबाह करना है तो उस देश पर एटम बम गिराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी देश को तबाह करना है तो दूर की मिसाइल छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक काम करिए कि वहां का शिक्षा का स्तर घटा दीजिए और नकल जैसी छल का प्रचलन जो है वो करा दीजिए। इन दोनों से वो देश अपने आप तबाह हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना? वो ये कह रहा है कि यदि किसी देश को तबाह करना है तो एटम बम गिराने की भी जरूरत नहीं है और दूर की मिसाइल छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ वहां का शिक्षा का स्तर घटा दीजिए और नकल आदि जैसे छलयुक्त जो है प्रचलन जो है वो शिक्षा में आप ला दीजिए, वो देश अपने आप तबाह हो जाएगा। उसने उदाहरण दिया कि ऐसी यानी शिक्षा की गिरावट और उस शिक्षा में ये नकल जैसे यानी छलयुक्त प्रथाओं का प्रचलन के कारण तमाम रोगी जो है उन जो है निकम्मे डॉक्टरों के हाथ मारे जाएंगे। जो रोगी हैं उन निकम्मे डॉक्टरों के हाथों में मारे जाएंगे। तमाम ये भवन जो है तमाम भवन और रोड या सड़कें इत्यादि वह जो है निकम्मे इंजीनियरों के हाथों के द्वारा वो ध्वस्त हो जाएंगी। उस देश की अर्थव्यवस्था निकम्मे जो है वो अर्थ शास्त्रियों या जो लेखाकारों के हाथों में उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अर्थव्यवस्था का विनाश हो जाएगा। और मानवता भी जो है इस तरह के झूठे जो पांथिक जो नेता हैं, झूठे और पांथिक नेताओं के द्वारा जो है मानवता का भी विनाश हो जाएगा। और अंत में उन्होंने कहा इस प्रकार के निकम्मे और झूठे न्यायाधीशों या न्यायमूर्तियों के द्वारा वो न्याय का भी विनाश हो जाएगा। तो अपने आप उस देश का विनाश हो जाएगा। बस आपको ये करना है कि उसका शिक्षा स्तर घटाना है और उसमें नकल जैसी जो छल वाली जो है प्रचलन को उसके साथ उसमें डाल देना है। न तो आपको उस देश पर एटम बम गिराना, न तो दूर की मिसाइल छोड़ना, वो देश तबाह हो जाएगा। यही गलती समाजवादी पार्टी कर रही है। शिक्षा का असर उसने किस तरह से गिराया है और उसमें नकल की जिस तरह से छूट देकर के पूरा प्रोत्साहन दिया है, यह किसी भी देश को भारत के लिए तबाह करने वाली बात है। इस चीज को समाजवादी पार्टी के लोग और पूरे देश के लोग बहुत गौर से और इस तथ्य के आईने में देखे अपने को, और इस तथ्य की अहमियत को हमारे सभी भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम गौर से जरा इसको देखें। बीजेपी अपने देश के साथ, अपने देशवासियों के साथ बहुत बड़ा छल कर रही है और बहुत बड़ा धोखेबाजी वाली बात।
आप इसको यूं समझिए कि YouTube पर उसके जितने सिपह सालार हैं या उसकी जो सेना है, पहले तो जैसे ये राहुल गांधी है, तो राहुल गांधी कितना बड़ा गद्दार है इस देश का, कितना खतरनाक दुश्मन है इस देश का, भारत द्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, और इसने लूट करके जो जो विदेशों में काला धन जमा किया है, इसकी मम्मी ने जमा किया है, इसकी बहन प्रियंका और इसके बहनोई रॉबर्ट वाड्रा इत्यादि ने जो है इस देश का और हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा लूट करके वो जमा किया हुआ। इसके विषय में बीजेपी उसकी घिघी बंद रहती है और इसको बेनकाब नहीं होने देने के लिए भी साजिश करती है। आपने जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में जब ये प्रियंका कहती है कि अब वो स्कूटी बांटेगी, बीजेपी ये नहीं पूछती कि तुम स्कूटी जो बांट रही हो वो पैसा कहां से आएगा, तुम्हारे पास कितना काला धन है वो सार्वजनिक करो। और यही नहीं, तुम ही वो सार्वजनिक नहीं करो, तुम्हारे भाई के पास वो कितना काला धन है उसको भी सार्वजनिक करो, तुम्हारी मम्मी के पास कितना काला धन है उसको भी सार्वजनिक करो, और तुम्हारे पति महोदय जो रॉबर्ट वाड्रा है उसके पास कितना काला धन है उसको भी सार्वजनिक करो। ये नहीं कहती है बीजेपी। किस तरह से बचाती है इसको देखने की जरूरत है, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देखने की जरूरत है। और दूसरा, उसी देश के इतने खतरनाक गद्दार राहुल गांधी को खतरनाक गद्दार के रूप में न देखा जाए, न समझा जाए, जो है इस साजिश के लिए वो अपने सिपह सालारों से, अपने YouTube के महारथियों से वो एक ये राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी पप्पू है, तमाम आपको मिलेगा। मतलब कि पप्पू में ही रमते रहिए, आनंद उठाते रहिए, अपना जो है हंसी मजाक करते रहिए, लेकिन वो देश के लिए, इस मुल्क के लिए कितना खतरनाक है इसको आप भूल जाइए। ये साजिश है बीजेपी की। और दूसरी ओर उसके जो सिपह सालार और भी हैं, नाम बताने जरूरी है, वैसे बोल देते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी है और मनीष ठाकुर है, DK दुबे हैं, ओंकार चौधरी हैं, और कभी कभी एक मनीष कुमार भी आते हैं, वो कोई एक टीवी चैनल पर प्रखर श्रीवास्तव करके उसमें आते रहते हैं, और अश्विनी उपाध्याय, संजय दीक्षित इत्यादि तो तमाम मिलते ही मिलते, जो कुछ भी है, मनीष शुक्ला भी मिलते हैं। इनको आप देखेंगे तो इस तरह से कि थोड़ा राहुल गांधी का, थोड़ा सोनिया गांधी का, उनकी पार्टी का, इधर का उधर का, बस कि जैसे बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनाना। लेकिन कार्रवाई अब इस तरह से कहते हैं कि लगता है कि ये जो सरकार जो है वो बीजेपी के अलावा यानी किसी और दल के हाथ में सत्ता है, इस तरह से वो कहते हैं। यह स्वाभाविक रूप से इस बात को वो निकल जाते हैं कि भाई, अरे भाई, ये कहने की क्या जरूरत है, कार्रवाई तो करना है मोदी जी को, कार्रवाई करना है वो योगी जी को, कहने की क्या बात है। कार्रवाई
करवाओ ना, कार्रवाई के लिए जो कहो उनसे, कहते क्यों हो? लेकिन नहीं, क्योंकि इस तरह से मैंने वो सरकार बैठी हुई, वो जानते हैं सरकार बैठी हुई है कि जिनके विषय में, जिनके खिलाफ ये मैंने बोलते रहते हैं, माहौल बनाते हैं, उनके खिलाफ ये मोदी जी और योगी जी कार्रवाई करने वाले नहीं है। अब जैसे योगी जी के भाई, योगी जी अगला प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यह हुआ। अब एक जो है ये, हाँ, एक और है वो संदीप देव, जो इंडिया स्पीक्स वो डेली चलाता। अब तक तो हम बड़ा अच्छा मानते थे, लेकिन वो जो है वो बता रहा था कि जो है ये जो कौन है, कलीमुद्दीन सिद्दीकी वाला, हाँ, कलीमुद्दीन सिद्दीकी वाला ये प्रकरण के विषय में जो है वो मैंने काफी वो खुलासा कर रहा था। वो कह रहा था कि जो ये गाजियाबाद में जो दासना के जो महंत हैं, यति नरसिम्हानंद सरस्वती को मारने के लिए कोई आया था, कोई गौतम करके मारने को आया था, वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नहीं भाई, इसके तह तक जाओ। तब कलीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम आया और तबलीगी जमात का नाम आया, और तबलीगी जमात में जो साथ था, साथ से जो है गृह मंत्रालय के बड़े ऊंचे ऊंचे संबंध हैं। जबकि दिल्ली पुलिस पकड़ने वाली थी, गृह मंत्रालय का कोई सूत्र जो है जाकर उसको खबर कर दिया, फिर इसके बाद गायब हो गया। और वो यहाँ तक कह रहा था कि इस कलीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ वो आरएसएस का सुदर्शन भी मिला हुआ है, वो उससे साथ नमाज पढ़वाया, क्या करवाया, और भागवत भी मिला। और वाजपेयी सरकार ने उसको इसी मैंने पता नहीं किसको जो है वो पद्मश्री दिया, उसी को जो है पद्म विभूषण दिया, जो मोदी सरकार ने। तमाम इस तरह की बातें, मान कितनी उसकी पैठ है। देखिए, ऐसा है कि इस तरह के तमाम ये रैकेट चल रहे हैं, इस तरह तमाम ये कांड जो है उनका तंत्र जो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर कार्रवाई करके उसको ध्वस्त करिए ना। जरूरत इस बात का है कि उसको कार्रवाई करके उसको ध्वस्त करिए, ताकि दूसरों के लिए वो सीख मिले। इस तरह से वो कहने से क्या फायदा होगा? जो वो इंडिया स्पीक्स डेली वाले देव महोदय बता रहे थे कि कलीमुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी पहुंच है, और यहाँ वहाँ गृह मंत्रालय वो इत्यादि में, हाँ, वो ये कह रहे थे कि वो आईएएस की तैयारी करने के लिए 1 लाख रुपया जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालय से दिलवाए थे। वो वहां तक पहुंच गए। जो जफर सरेश वाला जो कि मोदी का भक्त है, जो गुजरात से, जो कि इसमें वो मौलाना आजाद विश्वविद्यालय भोपाल का वो वाइस चांसलर है, तो उसको भी कह रहा था कि वो भी बड़े संदेहास्पद भूमिका की बात वो बता रहे थे। हमारा मतलब है कि कोई भी कितना भी बड़ा हो, समाज में यदि इस तरह की गतिविधि फैलाता है, उसको कुचलने की जरूरत है, योगी महोदय और मोदी महोदय। लेकिन उसको कुचलिए ताकि दूसरे उसके सबक लें। अब पालते क्यों हैं? अब दूसरी चीज है, कुचल करके जो कार्रवाई आप करेंगे तो अपने आप जो है वो मान पड़ जाएगा। इसको सोशल मीडिया में मत डालिए। सोशल मीडिया में डालने पर जो है ये स्वार्थी तत्व और कट्टरवादी तत्व बैठे हुए हैं, बस इसी को आधार बना करके नफरत वो फैलाने के लिए। और नफरत फैलाना जो है ये एजेंडा जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कागज का और वाम दलों का है। तो देशभक्ति के लिहाज से, राष्ट्रहित के लिहाज से ऐसे जितने भी तंजीमें हैं, उनकी हरकतें हैं, उनको कुचलने की जरूरत है। उनका विज्ञापन करने की आवश्यकता नहीं है।
वो क्या बताएंगे कि उनकी कलीमुद्दीन सिद्दीकी की पहुंच जो है गृह मंत्रालय में कहाँ है या वहाँ। अरे भाई, जब मायावती मुख्यमंत्री हुई थी, रघुराज प्रताप जो है ना वो अपराधी, उसको पकड़ने के लिए उसने शुरू में बहुत प्लानिंग किया, लेकिन उसके सरकारी कमजोरी ये रही कि पुलिस विभाग में उस रघुराज प्रताप की इतनी पहुंच थी कि कोई भी प्लानिंग करती थी मुख्यमंत्री के रूप में, वो उस प्लानिंग की सूचना पहले ही जो है रघुराज प्रताप को मिल जाया करती थी। तो बड़े से बड़े जो अपराधी हैं वो मंत्रालयों में अपने कैसे कैसे सूत्र बिठाए रहते हैं, मंत्रालयों के अच्छे से बड़े से बड़े अधिकारी किस तरह से मिले रहते हैं, ये भी जो है सबको जानना चाहिए। और जिसका वो जिक्र कर रहे थे संदीप देव महोदय की 1-1 लाख रुपया जो है वो IAS की तैयारी के लिए दिलवाते हैं, ये तो मालूम है। जम्मू कश्मीर कैडर का एक, जबकि आपने सुना होगा कि सेना ने जो है जम्मू कश्मीर के जो विद्यार्थियों को यानी सेना में भर्ती कराने के लिए तमाम ट्रेनिंग और सिविल सर्विसेज और मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की जो तैयारी होती है, मिलिट्री ने अपने पैसे से देकर करवाया था। तो इसी प्रकार जो है सिविल सर्विसेज की भी वो तैयारी जो है सेना ने अपने पैसे से करवाया था। जब वो बंदा जो है सिविल सर्विसेज में IAS सिलेक्ट हो गया, इसके बाद फिर वो आतंकवादी हो गया। और अभी हाल में जो वो इफ्तिखारुद्दीन जो कमिश्नर कानपुर, उसके भी कारनामे सामने आए थे कि वो इस तरह के पता नहीं इस तरह की समाज विरोधी कोई तो कह रहा था कि धर्मांतरण वगैरह के लिए जो है वो तमाम वो रैकेट था चलाता, जो भी है, लेकिन समाज विरोधी, भारतीय समाज विरोधी वो गतिविधि में लिप्त था, कमिश्नर रैंक का। लेकिन संदीप देव महोदय और बीजेपी के लोग, RSS के लोग जरा समझें कि यह तो एक छोटी बात है। बड़ी बात है कि जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे भारतीय शासन प्रशासन की, वो रीढ़ की हड्डी है। उसमें JNPC के चहेते, वामदलों के चहेते किस तरह से उसमें घुसे हुए हैं, खास करके JNU विश्वविद्यालय से निकल करके और द हिंदू अखबार के सहारे जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसमें घुसे हुए हैं। इसकी खबर बीजेपी वालों को और RSS वालों को और ये संदीप देव जैसे लोगों को ये खबर है कि नहीं है, ये उनको जानना चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी में JNPC के समर्थक, कम्युनिस्टों के समर्थक, बिल्कुल उसके एजेंट वो बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ा अभिशाप है। और उसी के देखा देखी इस तरह के भी तत्व जो है उसमें घुसा रहे हैं। तो कहां तक आप बच पाएंगे? लेकिन इसका भी उपाय है। UPSC से पूछा जाए तो UPSC वो जवाब दे देगी कि अरे भाई, हमने तो एक जो है सिविल सर्विसेज के मेंस में हमने एक एथिक्स का पेपर ही रख दिया। हमने ये एथिक्स बने नीति शास्त्र का। अब वो कोई ये एथिक्स का रट्टा मार करके वो पेपर पास कर लिया, तो UPSC के अनुसार जो है वो उसको नीति आ गई, उसमें कैरेक्टर आ गया, ये मानना है UPSC का। लेकिन ये सब ये धोखा है। भारतीय जनता दल यदि शासन में रहता तो इस UPSC को तुरंत वो डिसमेंटल करता, उसको ध्वस्त कर देता। कहता कि सबसे पहले पूरे देश में नैतिक शिक्षा, जिसका जिक्र जो है वो किया गया है। नैतिक शिक्षा में ये नहीं कि ये कुरान पढ़ना है, वेद पढ़ना है, गीता पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। नैतिक शिक्षा में कुछ ऐसे, उस नैतिक शिक्षा के 2 भाग रहेंगे। पहले भाग में
जो हमारे संत महात्मा जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ाया है, जैसे हमारे कबीर, रामकृष्ण परमहंस, नानक और वो रविदास, ऐसे संत, और रसखान, तुलसीदास, सूरदास, इनकी जीवनी का थोड़ा थोड़ा संकलन, जो कि मानवता केंद्रित इनकी बनी, और सूफी संतों के भी जो मानवता केंद्रित, मैंने थोड़ी थोड़ी उनकी जीवनी और उनके सीख और उनके उपदेश। तो इस तरह का नैतिक शिक्षा का एक भाग रहेगा। दूसरा हमारे जो है राष्ट्रभक्त और ये क्रांतिकारी अमर शहीदों का, जैसे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलियो, और इसी प्रकार कुछ और भी अमर शहीद होंगे, राष्ट्रभक्त, अमर शहीद और क्रांतिकारी। तो इनकी जीवनी ये उसी नैतिक शिक्षा का जो पुस्तक होगी, उसका दूसरा भाग, ताकि हमारे बच्चों में, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों में मानवता केंद्रित उपदेश का, सीख का, उसके मानस पटल पर असर हो, और देश के प्रति भक्ति का भी असर हो। सिर्फ इन दो बातों के लिए, कोई कुरान नहीं, कोई वो गीता नहीं, और कोई वो रामायण नहीं, इन्हीं दो का। और इस नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करिए और पढ़ाया जाए, चाहे वो कॉन्वेंट हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो गुरुकुल हो, चाहे वो शिशु मंदिर हो, अनिवार्य करिए इसको। और रोजगार जो है वहीं से उठाइए। कहां से? रोजगार दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या रोजगार दफ्तर में जो पंजीकृत होंगे, वहीं से कोई भी रोजगार हो, चपरासी का हो चाहे आईएएस का हो, और उसमें पंजीकृत वही होगा जो कि नैतिक शिक्षा को की जो परीक्षा होगी उसके लिए, पंजीकरण के लिए, रोजगार दफ्तर में पंजीकरण के लिए। तो उस और इसी के आधार पर जो है वो उसका कोर्स होगा, और उसके जो क्वेश्चनर होंगे, उसके जो प्रश्नावली होगी, तो उसका जो है कुछ प्रतिशत या 40% या 50% पर उसका वो लिखित ये पास करना होगा। और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, मनोवैज्ञानिक की इन शिक्षा का असर उस बच्चे के यानी मन पर या उसके मनोविज्ञान पर पड़ा है कि नहीं पड़ा, ये भी देखने की जरूरत होती। और वैसे ही बच्चे, वैसे ही छात्र जो है वो रोजगार दफ्तर में, एम्प्लॉयमेंट एक्शन में वो पंजीकृत होंगे। और पंजीकृत वाले ही मतलब ऐसे ही मानसिकता जिसमें मानवता के प्रति संवेदना है और अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की संवेदना है, दोनों ऐसे ही छात्र जो है वो पंजीकृत भी होंगे। और फिर विभिन्न सेवाओं में, चाहे चपरासी की सेवा में जाना है, चाहे पीसीएस की सेवा में जाना है, चाहे आईएएस की सेवा में जाना है, वो जाएंगे। और आईएएस के लिए जो है विशेष रूप से जो है ये बताया गया था कि उसमें जो मैंने ये यूपीएससी के करिकुलम में मैंने उसके प्रोसीजर में आमूलचूल जो है वो परिवर्तन करने की जरूरत है। एक तो
जो ही ये प्रीलिम की परीक्षा पास होती है तो एक जो है फिर साइको टेस्ट इसी का नैतिक शिक्षा का, जो साइको टेस्ट पास करेगा वही जो है प्रीलिम की परीक्षा के पास करने के बाद मेंस का एग्जाम वो दे सकता है। दूसरा, वो इंटरव्यू के बाद, यानी मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, अब इंटरव्यू के बाद फिर एक रिगरस थोड़ा सा और गहन किस्म का फिर साइको टेस्ट होना चाहिए कि वाकई में जो देश की आवश्यकता है उसको देखते हुए ये मानवता केंद्रित संवेदना और देशभक्ति के प्रति और देश के प्रति भक्ति की संवेदना वो उचित स्तर का है कि नहीं है, इसके देखने के बाद ही जो है उसका चुनाव, उसका सिलेक्शन फाइनल हो। कुछ इसी तरह जब आप सुनिश्चित करेंगे तो ये सारी तरह कम से कम एंट्री के लिए ये जो वो यानी कम्युनिस्ट माइंडेड जेएनपीसी का जो है वो समर्थक, कुछ तबलीगी वाले इसमें जो घुसते जा रहे हैं हमारे ब्यूरोक्रेसी में, उसका निदान आपका हो जाएगा। लेकिन अब जो कार्यरत हैं, जो वर्किंग वाले हैं, उनका निदान, उनका भी निदान है। तो ये सारी बातें YouTube पर संभव नहीं है, लेकिन उसका भी निदान है कि उसी तरह का साइको टेस्ट जो है पूरे जितने भी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे टॉप से बॉटम टू टॉप कराना पड़ेगा। और यदि नहीं है तो उनको कंपलसरी VRS, कंपलसरी रिटायरमेंट देकर के उनको बाहर करेंगे। तो भारतीय जनता दल के पास तो इसका निदान का पूरा ब्लूप्रिंट है और नियत भी है, मंशा भी है और प्लान ऑफ एक्शन भी है और ब्लूप्रिंट भी है। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, बस तबलीगी का नाम लेकर के नफरत फैलाना। ये देखिए फर्क। इसी प्रकार जो है बीजेपी के लोग कितने इस देश के लिए माने राष्ट्रघाती हैं, इसको देखने की जरूरत है। और जैसे मैंने वो सीए पर बात होगी, सीए पर वो ताहिर हुसैन ने ये किया, अमानतुल्लाह ने ये किया, अमानतुल्लाह के लोगों ने वो अंकित शर्मा जो कि वो इसका जो ईडी का या एनआईए का कोई वो कर्मचारी था, उसको 450 चाकुओं द्वारा जो उसकी हत्या की, ये खींच के सब ले गए थे घर में वो अंकित शर्मा को। बस इसी को दिखाएंगे ताकि दूसरे तबके में एक नफरत फैले। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की और उनकी सरकार की। कार्रवाई क्या करने की? तो कार्रवाई बस इन्हीं के ऊपर, अमानतुल्लाह, ताहिर हुसैन और अधिक से अधिक शर्जील अहमद, बस। लेकिन उनके जो आका हैं, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को झूठ और अफवाह के द्वारा उनको भड़काया, उनको मोदी जी जो बचा रहे हैं, इस पर ये बीजेपी की जो सिपह सालार हैं यूट्यूब पर, इस पर जो है कुछ नहीं बोलते। इस पर उनकी गिगी बंद हो जाती है, कुछ नहीं करते। तो जब तक समस्या की जड़ में प्रहार नहीं होगा, समस्या को जड़ से नहीं समाप्त किया जाएगा, जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तो जड़ से मतलब कि जैसे मतलब सीए पर जब यदि केजरीवाल को बर्खास्त कर दिया गया होता, उसको जेल में ठूस दिया गया होता, और जैसे सोनिया और राहुल और प्रियंका को जेल में ठूस दिया गया होता, और शायद ये जेल में ठूसने से भी नहीं मानेगी। जेल में तो तमाम इनकी सुविधाएं मिल जाती हैं,
लोफरी हो जाएंगे, इनको पंग बराबर, क्योंकि वो इस असर के वो शातिर और धूर्त किस्म के ये सब तत्व हैं, इनको पंग नहीं किया जाएगा। तो ये कई जो है ताहिर हुसैन, कई अमानतुल्लाह, कई सरजील अहमद जो है ये के द्वारा ये करवाते रहेंगे और उनको पैदा करते रहेंगे और ये उनसे वो करवाते रहेंगे। यही चीज जो है, यही धोखाधड़ी, यही विश्वासघात बीजेपी जो है हमारे देश के साथ कर रही है। और कई मोर्चों पर भारतीय जनता दल ने बताया कि ये मोहनदास करमचंद गांधी को अंग्रेजों ने ही पैराशूट करके वो दक्षिण अफ्रीका से यहां पर लाया था। कहां पर? भारत में। क्योंकि उसमें जो भंग हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसमें यानी स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, देशभक्ति का और एकता का। तो उस देशभक्ति और एकता के आंदोलन के जवाब में यानी उसको टक्कर देने के लिए अंग्रेजों ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को दक्षिण अफ्रीका से पैराशूट करवाया भारत में, और इसने गद्दारी वो शुरू कर दी। पहली गद्दारी इसने क्या किया, ये आते ही जो है उसने सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया कि मैं तो इस अंग्रेजी सरकार के प्रति, क्राउन के प्रति मैं मोहब्बत करता हूं। इस देश के नौजवानों को, इस देश के नवयुवकों को भी इस क्राउन के प्रति, इस अंग्रेजी हुकूमत के प्रति भक्ति दिखानी चाहिए। इसलिए वो अंग्रेजी सेना में प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए जो है वो अंग्रेजी सेना में ये भर्ती हो जाए। तो इस प्रकार ये मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा करके देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की, हमारे दुश्मन अंग्रेजों की सहायता करके। इस गद्दारी को जो भारतीय जनता दल बता रहा है, बीजेपी वाले क्यों नहीं बताते? बीजेपी वाले क्यों पूजा करते हैं इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की? जब तक और इसकी कई गद्दारियां हैं। जब स्कूलों में आप देखते होंगे गांधी की फोटो, गद्दार जो है वो नेहरू की फोटो, यानी वो जो बच्चा है हमारे इस देश का, वो किस तरह का जहर जो है उसके दिमाग में भरा जा रहा है। इन देश के गद्दारों को आदर्श के रूप में डाल करके एक जहर जो है वो बोल जा रहा है। और जेएनपीसी तो खैर उसी का अपराध ही है। वही अपराध जो है ये बीजेपी कर रही है। पाकिस्तान बनने के विषय में यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी किसी मौके पर बोला था कि देखिए वो किस तरह से घुमा करके बोला है कि यदि हमारे देश के मुसलमान यदि अलग देश मांगते हैं तो हमारे पास जो है अहिंसा के अलावा कोई उपाय है ही नहीं। घुमा करके माने समर्थन कर रहा था। पाकिस्तान बनने को यह मोहनदास करमचंद गांधी इस तरह का वक्तव्य देकर के समर्थन कर रहा था। जैसा कि पहले भी बताया गया था कि खलीफत आंदोलन चल रहा था 1919 के आसपास, और खलीफत आंदोलन जो है वो टर्की में वो खलीफा और वहाँ के जो क्रिश्चियन माने जो शासक थे या जो भी थे उनके बीच में कोई झगड़ा था, कोई टकराट थी। उसकी बात को लेकर के हमारे देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वहां की बात को लेकर के यहाँ पर एक खलीफा के संबंध में खलीफत आंदोलन वो चलाने लगे। उस खलीफत को इसने
इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उसका नाम रख दिया खिलाफत, और उस खिलाफत को राष्ट्रीय आंदोलन का वो आवरण चढ़ा दिया, उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया, आजादी की लड़ाई का आंदोलन का नाम दे दिया। ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस गद्दार को बेनकाब करना भी सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी गद्दारी है जो है इस बीजेपी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। तो इसको समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार जो इनका जो राष्ट्रवाद है बिल्कुल झूठा है, झूठा ये, बल्कि देश विश्वासघाती है, छलयुक्त है, कपटपूर्ण है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, सिर्फ हमारे वो कह देने मात्र से समस्या का हल नहीं होगा। आप सभी को भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उनका इलाज करना होगा। भारतीयता के आधार पर एक होकर के जो है ईवीएम मशीन पर इनको शून्य करना होगा। अभी जो माहौल सुनने को आ रहा है, जनता में भी इसका प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी ये भारतीय भाई बहनों से दरख्वास्त है कि इस तरह के वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। भारत देश रहेगा, सब कुछ रहेगा। यही कमजोर होगा तो किसी का कुछ भी नहीं बचेगा। इस बात को समझिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।